हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज के क्लास में अपन जो है मेनली जो चरक संहिता है उसका निदान स्थान देखेंगे। तो निदान स्थान आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अभी 50 क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्लॉट करने वाला हूँ, ठीक है। रेडी हो आप लोग? चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। बताओ कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन आपका बोला गया है सप्तक द्रव्य कुष्ठ के लिए प्रयोग हुआ है। कब जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, कुष्ठ के लिए मेनली प्रयोग हुआ है। सेकंड जो कथन बोला गया है कि सप्तक द्रव्य राजस्यमा के लिए प्रयोग हुआ है। बताओ, सप्तक द्रव्य कुष्ठ के लिए भी प्रयोग हुआ है और सप्तक द्रव्य राजस्यमा के लिए भी प्रयोग हुआ है। कौन सा है दोनों कथन? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन देख लो। पहला कथन सत्य, दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। कौन सा सही है? पहले का आंसर बताइए। लाइव चैट बॉक्स में सभी आंसर दीजिए, ठीक है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है। आप लोग मैच कर लेना अपने आंसर से। ये जो कथन है, पहला जो है सप्तक द्रव्य जो है कुष्ठ के लिए प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सत्य कथन है पहला जो कथन है। दूसरा बोला गया है सप्तक द्रव्य राजस्यमा के लिए प्रयोग हुआ है, ये असत्य कथन है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। तो आपका ऑप्शन देख लो कौन सा जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। देखो, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपका दिया गया है चरक निदान अनुसार कफत ज्वर में अधिक शीत पिंडिका होती है। सेकंड आपका कथन बोला गया है कि चरक निदान अनुसार कफत ज्वर प्रतिशाय होता है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या बोला गया है अच्छे से एक बार और पढ़ लो। ऑप्शन आप लोगों के सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। वही है पुराने जो आपके ऑप्शन थे। बताओ, फाइनल आंसर आप लोग पुटअप करो। हो गया? अब इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला जो कथन है वो सत्य है, चरक निदान अनुसार जो आपका कफत ज्वर में अधिक शीत पीड़िका होती है, ठीक है। तो पहला जो है कथन सत्य है। दूसरा कथन जो बोला गया है चरक निदान अनुसार कफत ज्वर प्रतिशाय होता है, तो दोनों कथन सत्य है, बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा सेकंड का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके सामने प्लॉट कर दिया मैं। अब ये भी बताओ, दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जो कथन है आपका बोला गया है चरक अनुसार विधि संप्राप्ति भेद है। पहला कथन क्या बोला गया? चरक अनुसार विधि संप्राप्ति क्या है? भेद है। दूसरा कथन बोला गया है चरक अनुसार संख्या संप्राप्ति भेद है। बताओ दोनों स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन समझ लिया? ये चार ऑप्शन है आपके सामने। बताओ, इसका आंसर फाइनल लॉक करो आप लोग, ठीक है। अब सही आंसर से मैच कर लेना। ये जो पहला जो कथन बोला गया ना कि विधि संप्राप्ति भेद है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है पहला कथन चरक अनुसार। सेकंड जो कथन है वो भी बिल्कुल सही है, सांख्य संप्राप्ति का भेद है, ठीक है। तो विधि भी संप्राप्ति का भेद है और सांख्य भी संप्राप्ति का भेद है, दोनों आपके भेद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आपका 3 का ए जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में मैंने यही जो स्टेटमेंट वाले जो आपके क्वेश्चंस थे वही प्लॉट किए हैं, ठीक है। तो 4th नंबर का क्वेश्चन का पहला जो स्टेटमेंट है वो बोला गया है कि अतिसार में स्तंभन हेतु कूटज का प्रयोग व्याधि विपरीत औषध उपचय है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कुष्ठ में हरिद्रा का प्रयोग उभय विपरीत औषध उपचय है। तो 4th का बताओ आंसर। 4th का क्वेश्चन अच्छे समझो, समझ लिए? चार ऑप्शन है, ऑप्शन है, ठीक है। पुट अप करो कौन सा आएगा। लॉक कर लिया? अब मैं आंसर बताऊं। पहला जो स्टेटमेंट बोला गया है तिसार में स्तंभन हेतु कूटज का प्रयोग व्याधि विपरीत औषध का उपचय है, ठीक है, मतलब व्याधि विपरीत औषध उपचय है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है पहला जो है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया है कि कुष्ठ में हरिद्रा का प्रयोग उभय विपरीत औषध उपसे है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो देख लो आंसर में क्या जाएगा आपका। यहाँ पे पहला तो नहीं जाएगा, दूसरा नहीं, तीसरा यहाँ पे आपका आंसर जाएगा कि पहला कथन सत्य है, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट और दूसरा जो है आपका इनकरेक्ट। ठीक, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पे आप मैं प्लॉट कर रहा हूँ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बताओ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ऐसा बोला गया है। फिलिंग द ब्लैंक। प्लीहाभिवृद्धि जठरम डैश। 4 ऑप्शन प्लॉट कर रहा हूँ। अर्श उदर गुल्म शोथ। अर्श उदर गुल्म शोथ। अपने आंसर पुट अप करो जल्दी, जल्दी से अपने आंसर पुट अप करो। प्लीहाभिवृद्धि जठरम डैश किसके लिए बोला गया है? तो फिफ्थ तक आपका आंसर है। मैं आपका अब जो है सही आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, वो है आपका डी। ओके, सोथम सोथ के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लॉट कर रहा हूँ मैं अब यहाँ पे। एनआईए में क्वेश्चन आया था स्टेट एग्जाम जब हुआ था, तो फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि वातज उन्माद में भय दर्शन किस प्रकार की चिकित्सा है? वातज उन्माद में भय दर्शन किस प्रकार की चिकित्सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, सी है आपका उभय विपरीतार्थकारी और डी है आपका व्याधि विपरीत। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे देख लो 6 नंबर का आंसर पुट अप करो। अब फाइनल आंसर आप लोगों का हो गया पुट अप। मैं आंसर बता रहा हूँ। तो वातज उन्माद में भय दर्शन किस प्रकार की चिकित्सा है? तो हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा है। तो आपका 6 का आंसर जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट वन इज 7th नंबर। तो यहाँ पे अगेन 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बोला गया है, क्या बोला गया है? अनति विकृत चेष्टम पित्तज अपस्मार का लक्षण है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि आगंतुज अपस्मार में मंत्र आदि से चिकित्सा की जाती है। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो और बताओ। चार ऑप्शन में से कौन सा है? फाइनल आंसर जल्दी से पुट अप करो आप लोग। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। 7 का है आपका अनिति विकृत चेष्टम पित्तज अपस्मार का लक्षण है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो बोला गया है आगंतुज अपस्मार में मंत्र आदि से चिकित्सा की जाती है, तो आगंतुज अपस्मार में मंत्र आदि से चिकित्सा की जाती है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका? यहाँ पे डी देख रहे हैं, डी जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आपका स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बोला गया है चरक अनुसार काल में है पित्तज प्रमेय का भेद है। चरक अनुसार काल में है पित्तज प्रमेय का भेद है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक अनुसार हरिद्र में है पित्तज प्रमेय का भेद है। अब इसका आंसर बताओ मेरे को। ये आपके ऑप्शन है, पुट अप करो आंसर। 8th का क्या आएगा? इसका कोड के साथ में याद कराया था मैं आप लोगों को। ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। ए जाएगा इसका आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चरक अनुसार काल में है पित्तज प्रमेय का भेद है और चरक अनुसार हरिद्रा में जो है पित्तज प्रमेय का भेद है। दोनों आपका करेक्ट है। बहुत ईजी था ये। 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन चलो बताओ। प्रतिमार्ग चहरणम किस व्याधि की चिकित्सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। वात रक्त, अम्ल पित्त, शीत पित्त, रक्त पित्त। वात रक्त, अम्ल पित्त, शीत पित्त, रक्त पित्त। अगेन देख लो। प्रतिमार्ग चहरणम किस व्याधि की चिकित्सा है? फाइनल आंसर पुट अप कर लिया आप लोग? आंसर बता रहा हूँ मैं 9th नंबर के क्वेश्चन का। तो ये रक्त पित्त के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है? रक्त पित्त के लिए। तो 9th का आपका डी जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका अगेन 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं।
दोनों स्टेटमेंट आपके श्लोक से हैं, ठीक है। अभी इसको आप लोग पढ़ो, चलो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप लोग इसको पढ़ोगे। पहला में ये बोला गया है कि आपका कफज उन्माद का लक्षण है, जो श्लोक है वो कोटेशन है वो। सेकंड में बोला गया है पित्तज उन्माद का लक्षण है। पढ़ लिए? ये चार ऑप्शन में से बताओ कौन सा जाएगा। फाइनल आंसर अब मैं पुटअप कर रहा हूँ आप लोगों का। पहला जो बोला गया है ना परिसरणम, जो आपका बोला गया है फेनस्य आस्त कार्श्य पारुष्यम, ये जो है आपका कफज उन्माद का लक्षण है, ये गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो बोला गया है अभिद्रवणम अमर्ष क्रोधम संताप, ये आपका जो बोला गया है पित्तज उन्माद का लक्षण है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। देख लो आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही, तो डी आंसर जाएगा इसका। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया है, दो स्टेटमेंट अगेन दिए गए हैं। चरक अनुसार निदान पंचक वर्णन है, निदान पंचक का वर्णन है। चरक अनुसार अनुपसय निदान पंचक में है। आप लोग बताओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या जाएगा ये चारों में से? फाइनल आंसर जल्दी पुटअप करो, मैं आपका आंसर बता रहा हूँ फिर। हो गया सारे लोगों का पुटअप? अब मैं बता रहा हूँ, देखो चरक ने निदान पंचक का वर्णन किया है, बिल्कुल सही है। आप लोग निदान स्थान पढ़ते हो, आप पता ही चल जाता है फर्स्ट ही चैप्टर में। और अनुपसय का वर्णन निदान पंचक के अंतर्गत नहीं किया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अनुपसय नहीं आता है निदान पंचक में, उपसय आता है आपका। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत। तो कौन सा आंसर जाएगा? 11 का आपका सी जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपका बोला गया है इंद्रिय दौर्बल्य किस वेग धारण से होता है। इंद्रिय दौर्बल्य किस वेग धारण से होता है? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, वमन, उद्गार, छींक, जृंभा। वमन, उद्गार, छींक, जृंभा। 12th का आंसर जल्दी पुटअप करो, ये क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शन है। सभी लोगों के आंसर आने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस करो ऐसे ही। तो देखो इंद्रिय दौर्बल्य किस वेग धारण से होता है, ये मैंने कई बार आप लोग को डिस्कस भी किया है। किसके वेग के धारण की वजह से होता है इंद्रिय दौर्बल्य? तो ये पढ़ा भी है यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बताया भी था मैंने। छींक, छींक, ठीक है, छींक के वेग का धारण करने की वजह से होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक निदान अनुसार जो अजीर्ण में भोजन करता है उसे पैत्तिक गुल्म होता है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक निदान अनुसार जो मद्य का अधिक सेवन करता है उसे कफज गुल्म होता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर आप लोग पुटअप करो, देन मैं आपका फाइनल आंसर आप लोग को बताऊंगा। हो गया आप लोग का फाइनल आंसर पुटअप? ठीक है, टाइम आपका एंड होता है। इसका फाइनल आंसर है पहला जो, देखो पहला जो बोला गया चरक अनुसार जो अजीर्ण में भोजन करता है उसे पैत्तिक गुल्म होता है, बिल्कुल सही। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका बोला गया है कि चरक निदान अनुसार जो मद्य का अधिक सेवन करता है उसे कफज गुल्म होता है, तो ये भी सही है कि मद्य का अधिक सेवन करने की वजह से क्या है कफज गुल्म की उत्पत्ति होती है और अजीर्ण की वजह से पैत्तिक गुल्म की उत्पत्ति होती है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये आंसर जाएगा 13th का। 14th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। 14th नंबर का क्वेश्चन बोला गया है आचार्य चरक के अनुसार गुल्म स्वयं पिंड आकार होते हुए किस प्रकार की ग्रंथि उत्पन्न करता है। तो आचार्य चरक के अनुसार गुल्म स्वयं पिंड आकार का होते हुए किस प्रकार की ग्रंथि को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चार ऑप्शन आपके, लंबी, चौड़ी, गोल, उपयुक्त सभी।
लंबी चौड़ी गोल उपयुक्त सभी। 14 का आंसर जल्दी पुटअप करो, मैं आंसर बताता हूँ फिर। तो किस प्रकार का जो है ग्रंथि उत्पन्न करेगा? तो 14 का आंसर मैं बता रहा हूँ, सभी प्रकार का, लंबी भी चौड़ी भी गोल भी, डी जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, आचार्य चरक के अनुसार कफज गुल्म में कफ शीत ज्वर के अलावा कौन सी व्याधि उत्पन्न करता है? तो जो आपका कफज जो गुल्म होता है वो कफ शीत ज्वर के अलावा कौन सी व्याधि को उत्पन्न करते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, का, श्वास, प्रतिशय, राज्यक्षमा, उपयुक्त सभी। का, श्वास, प्रतिशय, राज्यक्षमा, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन, फाइनल आंसर आप लोग बताओ जल्दी से, ठीक है? टाइम एंड होता है, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो देखो देखो क्या बोला गया है आपका, चरक अनुसार कफज गुल्म में कफ शीत ज्वर के अलावा कौन सी व्याधि को उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पे आपका सभी प्रकार के, देखो कास भी उत्पन्न करेगा, श्वास भी उत्पन्न करेगा, प्रतिशय भी उत्पन्न करेगा और राज्यक्षमा को भी उत्पन्न करेगा। तो 15 का जो आंसर जाएगा वो आपका डी जाएगा, उपयुक्त सभी प्रकार के व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य चरक के अनुसार स्पर्श असहो अल्परोमस्य भवति किस गुल्म का लक्षण है? श्लोक समझ लिए? 4 ऑप्शन है, वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, रक्तज गुल्म, कौन से गुल्म का लक्षण है? क्वेश्चन 16 नंबर का, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग अपने आंसर से। 16 का है आपका पित्तज गुल्म, पित्तज गुल्म का लक्षण है ये जो स्पर्शो अल्परोमस्य भवति। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, आचार्य चरक के अनुसार अस्नेह पूर्वे वमन विरेचन पीबते किस गुल्म का निदान है? 17 का क्वेश्चन समझो अच्छे से, देन मैं आपका आंसर प्लॉट कर रहा हूँ। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, रक्तज गुल्म। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, कौन से गुल्म का निदान है? 17 का आंसर आप लोग पुटअप करो। हो गया पुटअप? मैं आप बता रहा हूँ आंसर इसका, मैच कर लेना आप लोग। 17 का है आपका वातज गुल्म का है, ये पढ़े हो ना श्लोक प्रॉपर, या ये रेफरेंस के साथ में अपन लोगों ने देखा था, इसने पूर्व वमन विरेचेत पीबते, तो ये आपका मेनली निदान किसका होता है? वातज गुल्म का होता है। तो 17 का आपका ये हो गया। देन 18 नंबर का क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका यह जो श्लोक है वो किससे संबंधित है, ये बताओ। किससे संबंधित है? गर्भकोष्ठ, आर्तव गमनम, वैश्यात, किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन है आपके, मूड गर्भ, रक्त प्रदर, गर्भस्त्राव, रक्तज गुल्म। फाइनल आंसर पुटअप करो अब जल्दी, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका, आप लोग मैच कर लेना अपने आंसर के साथ में। 18 का जो है वो है आपका रक्तज गुल्म, डी, रक्तज गुल्म से संबंधित है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, चिकित्सा कर्म के लिए, यहाँ किसके चिकित्सा कर्म के लिए बोला गया है ये बताओ मेरे को। कि मारुते है वर्जियंते अन्मुदीर्ण दोष अल्पमपि कर्महीन्यात्, यह किसके चिकित्सा कर्म के लिए बोला गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, वात रक्त, योनि व्यापद, वातज ग्रहणी, गुल्म। क्वेश्चन अच्छे से समझो और जल्दी आंसर पुटअप करो। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके आंसर है। हो गए? चलो मिला लो, ठीक है। ये जो है मेनली देखो चिकित्सा कर्म के लिए कहा गया, किसके चिकित्सा कर्म के लिए बोला गया? मेनली ये जो आपका वर्डिंग जो है, जो कोटेशन है वो मेनली गुल्म में आपको देखने को मिलता है। तो 19 का आपका डी जाएगा आंसर। मैच करते जाना अपने अपने आंसर से। 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं अब।
20 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो 20 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, लक्षण दिया गया है एक डिसीज का, उसके विषय में यहाँ पर आपका बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया आचार्य चरक के अनुसार स्तन्योच्च स्तन्यम ओष्ठय स्तन मंडलस्य कार्षाणाम इष्यो उद्गम रोमराज्य, यह किसका लक्षण है? क्वेश्चन समझ लिए 20। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, रक्तज गुल्म, ऋतुमती, श्रुतिका, असन्न प्रसव। ये क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि इस टाइम आ सकता है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज होंगे, क्योंकि देखो इसमें जो सिम्टम्स ऐसा दिया गया है ना, प्रॉपर लक्षण ऐसा दिया गया है, ये कंफर्म वो जो है गायना वाला पार्ट को पिकअप करेगा जो बच्चा है वो। फाइनल आंसर अब जो है मैच कर लो अपने आंसर से, ये 4 में से फाइनल आंसर है वो आपका रक्तज गुल्म। तो ये मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट बोलूँगा आप लोगों को, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये गायना से रिलेटेड करके, बट नहीं, ये रक्तज गुल्म के लिए बोला गया है, उसका लक्षण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 21 में आपका 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है हरिद्र में ही कटु रस के मूत्र का त्याग करता है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार वातज प्रमेह असाध्य होता है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? फाइनल आंसर आप लोग अब जल्दी बताओ। मैं आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग। पहला स्टेटमेंट जो बोला गया है हरिद्रा में ही कटु रस के मूत्र का त्याग करता है, तो हरिद्रा में कटु रस से युक्त जो मूत्र है उसका त्याग करता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया है कि चरक अनुसार वातज प्रमेय असाध्य होता है, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता है कि वातज प्रमेय क्या है, असाध्य है। तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर ए जाएगा 21 का। नाउ नेक्स्ट वन इज 22 नंबर का क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन में अगेन 2 स्टेटमेंट बोले गए हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका लक्षण बोला गया है आचार्य चरक के अनुसार फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आपका बोला गया है आचार्य चरक अनुसार अत्यम अर्थ मधुरम शीतम मूत्र मेहिति, शीत मेह का लक्षण है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक अनुसार उदक मेह वातज प्रमेह का भेद है। तो दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये मुझे आप लोग बताओ, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा? फाइनल आंसर आप लोग जल्दी पुटअप करो। हो गया? मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। तो ये जो है मेरे लिए आपका ध्यान दोगे तो पहला, एक मिनट, हाँ, पहला स्टेटमेंट देखो, चरक अनुसार अत्यंत मधुरम शीतम मूत्र मेही, सॉरी मेहती, मेहती ये किसका है? तो शीत मेह का लक्षण है। तो आपने ये वर्डिंग पढ़ा है, ये कोटेशन पढ़ा है? जब अपन लोग निदान स्थान पढ़े थे तो ये कोटेशन ध्यान दिए थे, मैंने अंडरलाइन कराया था आप लोगों को। तो ये बिल्कुल सही है, शीत मेह का ही है। सेकंड आपका बोला गया है कि चरक अनुसार उदक में वातज प्रमेह का भेद है। अब कोड याद करो जो मैंने याद कराया था, तो क्या भेद है? नहीं, वातज प्रमेय का ये भेद नहीं है उदक में। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट सही, आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत। तो क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। तो 22 का आपका सी हो गया। 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वन इज 23। यहाँ पे रीजन अजर्शन का क्वेश्चन है। अब ये मुझे बताओ, अजर्शन आपका दिया गया है कि चरक अनुसार कफज प्रमेय साध्य होता है। रीजन बोला गया है समक्रिया होने के कारण कफज प्रमेय साध्य होता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको थोड़ा सा समझ करके आप लोग जल्दी आंसर फाइनल पुटअप करो। हो गया? मैं आंसर बता रहा हूँ, चरक अनुसार कफज प्रमेय साध्य होता है। मैच कर लेना अपने आंसर के साथ में, बिल्कुल सही है। समक्रिया होने के कारण कफज प्रमेय साध्य होता है, तो बिल्कुल रीजन भी सही दिया है। समक्रिया होने के कारण जो है समक्रिया होता है, इसी वजह से तो कफज प्रमेय साध्य होता है। तो रीजन भी सही है, अजर्शन भी सही है, ठीक है। और जो रीजन है वो अजर्शन का पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। तो क्या जाएगा आप लोगों का? डी आंसर जाएगा यहाँ पे। देन नाउ नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं। 24 नंबर में अगेन आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार प्रमेय में दोष अस्थि को दूषित करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार प्रमेय में अस्थि दूषित नहीं होते हैं। तो 24 का बताओ आप लोग क्या आंसर जाएगा, समझो और फाइनल आंसर आप लोग पुट अप करो। प्रमेय वाले के अंतर्गत इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, मैं अब फाइनल आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने जो आंसर है वो मैच कर लेना। पहला जो स्टेटमेंट बोला गया है वो क्या है, चरक अनुसार प्रमेय में दोष अस्थि को दूषित करता है। तो प्रमेय में दोष अस्थि को दूषित करता है, पहला स्टेटमेंट गलत है, अस्थि को दूषित नहीं करते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट में आपका बोला गया है प्रमेय में अस्थि दूषित नहीं होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आप समझते कॉमन सेंस भी लगाते तो भी आपको दिमाग में समझ में आ जाता, पहले में दूषित करता है बोला गया, दूसरा में दूषित नहीं करता है बोला गया। तो आप अगर प्रॉपर सही आंसर जान रहे हो, सेकंड का भी अगर समझ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका सही आंसर आपका पुटअप हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो डी आंसर जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का अगेन रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन है। असर्शन आपका दिया गया है कि चरक निदान अनुसार उभय रक्त पित्त असाध्य होते हैं। तो चरक निदान अनुसार उभय रक्त पित्त असाध्य होते हैं। रीज़न आपका दिया गया है कि दोनों मार्ग से रक्त निकलने के कारण न वमन न विरेचन दिया जा सकता है, और तीनों दोष को हरने वाली औषधि न के बराबर होती है। इस वजह से आपका जो उभयगत रक्त पित्त होता है वो असाध्य होते हैं। तो रीज़न असर्शन ये बहुत ईजी है, रीज़न असर्शन का क्वेश्चन। चारों में से ऑप्शन आप लोग पुटअप करो, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बहुत इजी है। जिन्होंने एक बार भी पढ़ा होगा अच्छे से तो उनको याद होगा। चलो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर से मैच कर लेना। पहला जो बोला गया है उभयगत रक्त पित्त असाध्य होता है, बिल्कुल सही, 101% सही, ये चीज़ पढ़ा भी है निदान में। सेकंड आपका बोला गया है कि उभयगत जो रक्त पित्त होता है उसमें वमन विरेचन दोनों प्रकार कर आते हैं, इस वजह से वो जो है क्या बोल सकते हैं, असाध्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा भी ये क्या है, जो आपका वमन विरेचन की जो औषधियाँ होती हैं, मतलब त्रिदोष हर जो औषधियाँ सॉरी, वो क्या है बहुत मुश्किल से मिलती हैं, इस वजह से ये क्या है असाध्य है। तो बिल्कुल सही है आपका, रीजन असर्शन बोथ आर करेक्ट। रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या करते हैं। तो 25 तक आपका डी आंसर जाएगा यहाँ पे। ओके, 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर, 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपका अगेन 2 स्टेटमेंट बोले गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बोला गया है सुक्त मल गंध रस उंदार रक्त पित्त का पूर्व रूप है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है स्वर भेद रक्त पित्त का पूर्व रूप और उपद्रव है। तो बताओ इसका क्या बोला गया है। दोनों स्टेटमेंट आप लोग पहले अच्छे से पढ़ लो, 26 का पढ़ लिए। देन ऑप्शन प्लॉट कर रहा हूँ, ये 4 ऑप्शन जहाँ पे आप लोग देखते ही हो, ठीक है, ऑप्शन लगातार ही है आपका। चलो ठीक है, मैं इसका फाइनल आंसर आप लोग को बता रहा हूँ। 26 का आपका जाएगा बोथ आर करेक्ट, ठीक है। रक्त पित्त के पूर्व में आप देखते हो सुक्तमल गंध, ठीक है, ये आप देखते ही हो। तो पहला पूर्व रूप बिल्कुल सही है, रक्त पित्त के पूर्व रूप में पढ़ते हैं। स्वर भेद रक्त पित्त का पूर्व रूप और उपद्रव है, तो ये भी सही है। 26 का आपका क्या जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। देन 27 नंबर के क्वेश्चन में आपका बोला गया आचार्य चरक के अनुसार कौन सा द्रव्य रक्त पित्त के निदान एवं रोगी को निर्देशित आहार इन दोनों में शामिल है। अगेन क्वेश्चन समझ लो, आचार्य चरक के अनुसार कौन सा द्रव्य रक्त पित्त के निदान और रोगी को निर्देशित आहार इन दोनों में शामिल है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, गंडीर, निम्ब, चिरायता, इसके अलावा कचनार। क्वेश्चन देखो, फाइनल आंसर इसका जल्दी पुटअप करो। तो इसका आंसर है 27 का, मैच कर लेना अपने आंसर के साथ में, ए आएगा गंडीर। नाउ नेक्स्ट वन इज 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर के क्वेश्चन में आपका किसको संबोधित किया गया है इससे, बताओ। 28 नंबर का आप लोग पढ़ो। वित्त महरजो दोषा लाभ मान मद स्पृहा।
इससे किसको संबोधित किया गया है? किसको संबोधित किया गया है? चार ऑप्शन आपके, चरक चक्रपाणी, भावप्रकाश, पुनर्वसु आत्रेय। ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से याद रखना, किसको संबोधित किया गया है। आपके आंसर पुटअप हो गए, मैं आप फाइनल आंसर बता रहा हूँ। मेनली पुनर्वसु आत्रेय के लिए बोला गया ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। रेफरेंस आप लोग चेक कर सकते हो निदान स्थान का, श्लोक नंबर 29 सेकेंड चैप्टर का। फिर उसके बाद में पूर्व रूप, ये किसका पूर्व रूप है बताओ? क्या बोला गया है? छर्दितस्य विभतस्य मुखदुमागम, किसका पूर्व रूप है? चार ऑप्शन है आपके पास, राज्यक्षमा, सर्दी, रक्तपित्त, हृदरोग। 29 का आंसर आप लोग हो गया। मैं फाइनल आंसर आप बता रहा हूँ यहाँ पे, ये रक्तपित्त के लिए बोला गया है। मैच करते जाना अपने अपने आंसर से, मैं जैसे ही बता रहा हूँ आप लोग आंसर दे दो, उसके बाद में तुरंत अपने आंसर से मैच किया करो। नाउ नेक्स्ट वन इज 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर अपन आते हैं। ये बताओ, ये किस व्याधि की चिकित्सा है? प्रतिमार्गतः संशोधनम किस व्याधि की चिकित्सा के लिए निर्दिष्ट है? ये तो इजी है भाई, बताओ। चार ऑप्शन है, ज्वर, उदर रोग, कुष्ठ, रक्तपित्त। ज्वर, उदर रोग, कुष्ठ, रक्तपित्त। 30 का आंसर बताओ। आपका आंसर पुटअप हो गया, मैच कर लो। तो प्रतिमार्ग संशोधनम ये अपन लोग किस में पढ़ते हैं? रक्तपित्त में। इससे शायद रिलेटेड भी एक और क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को। ओके, मैच करते जाओ अपने आंसर से। नाउ नेक्स्ट वन इज 31 नंबर का क्वेश्चन। रक्तपित्त से पूर्व कौन सा रोग हुआ है? रक्तपित्त से पूर्व कौन सा रोग हुआ है बताओ। चार ऑप्शन है, क्रोध, ज्वर, प्रमेह, गुल्म। क्रोध, ज्वर, प्रमेह, गुल्म। अगेन क्वेश्चन देख लो। फाइनल आंसर मैच कर लेना आपके साथ, मैं बता रहा हूँ। तो रक्तपित्त से पूर्व कौन सा रोग होता है? तो ज्वर। सिंपल सी बात है, लॉजिक भी लगाते तो आप समझ जाते इसका, ठीक है। नाउ 32 नंबर का क्वेश्चन। स्वर भेद है, एकदम इजी है ये। रक्तपित्त का उपद्रव, रक्तपित्त का पूर्व रूप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर 2 सेकंड में चाहिए मेरे को। अपने आंसर मैच कर लेना, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है स्वर भेद रक्तपित्त के उपद्रव में भी आता है और रक्तपित्त के पूर्व रूप में भी आता है। अपन लोगों ने शायद अभी ऊपर ही पढ़ा, 2 स्टेटमेंट मैंने दिए थे, उसमें अपन लोगों ने इसको पूरा पढ़ा। अभी स्टेटमेंट में ही अपन इसको किए हैं, तो जिन लोगों ने वो भी किया होगा तो उनको भी अभी आंसर पता चल गया होगा। नाउ 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 में बोला गया है, विधि जाति का सर्वप्रथम वर्णन किस संहिता में किया गया है? विधि जाति का सर्वप्रथम वर्णन किस संहिता में किया गया है? चार ऑप्शन है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, माधव निदान, अष्टांग हृदय। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने आंसर मैच कर लेना। ओके, चरक संहिता। नाउ 34 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का जो आपका स्टेट पीजी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखते हैं। तो लक्षण किसका पर्याय है? 34 नंबर का क्वेश्चन बताओ, लक्षण किसका पर्याय है? चार ऑप्शन है आपका, रूप, संस्थान, व्यंजन, सभी का। लक्षण किसका पर्याय है? आंसर बता रहा हूँ 34 का मैं। तो ये मेरे लिए आपका रूप का भी है, संस्थान का भी है, व्यंजन का भी है, सभी का ही है। तो 34 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी। अपने आंसर मैच करते जाना। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये भी छत्तीसगढ़ का जो स्टेट पीजी हुआ था उसमें आया था। 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया कि चरक अनुसार आगंतुक ज्वर में कौन सा भेद त्रिदोष प्रकोपक होता है? चार ऑप्शन है आपके, अभिघातज, अभिसंगज, अभिशापज, उपरोक्त सभी। 35 का जल्दी बताओ, ठीक है। मैच कर लेना आप अपने अपने आंसर। तो ये बोला गया है कि आगंतुक ज्वर में कौन सा भेद त्रिदोष प्रकोपक होता है? तो जो आपका अभिशापज जो होता है ना, वो आपका त्रिदोष प्रकोपज होता है। तो अभिशापज जो है वो आपका त्रिदोष प्रकोपज होता है। तो ये सी आंसर जाएगा 35 का। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, ये यूपीएससी 2050 का क्वेश्चन है, ठीक है, 15 सॉरी।
36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आचार्य चरक के अनुसार घृत अपने किस गुण से जो है किस गुण से जीर्ण ज्वर में कफ का शमन करते हैं। 36 का ऑप्शन है यहाँ पे आपके 4, स्नेह, संस्कार से, उष्मा से, सरगुण से। फाइनल आंसर इसका जल्दी पुटअप करो। 36 का हो गया। मैं आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने आंसर से। तो मेनली जो है घृत अपने किस गुण से जो है जीर्ण जो ज्वर है उसका शमन करता है, सॉरी जीर्ण ज्वर में कब का शमन करता है, तो संस्कार से। तो 36 का आपका है बी। नाउ 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका बोला गया है, चरक अनुसार दीर्घ सूत्रता ज्वर की किस अवस्था का लक्षण है। 4 ऑप्शन है आपके, ज्वर का पूर्व रूप, वातज ज्वर का लक्षण, कफज ज्वर का लक्षण, उपद्रव। 37 के 4 ऑप्शन में से क्या है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने मैच कर लेना। तो ये जो है दीर्घ सूत्रता जो ज्वर है वो किसका अवस्था का लक्षण है, तो ज्वर के पूर्व रूप का अवस्था है। तो 37 का आपका हो जाएगा ये। 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया, आचार्य चरक के अनुसार संताप लक्षण वाला ज्वर कितने प्रकार का होता है। संताप लक्षण वाला जो ज्वर होता है वो कितने प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर दिया मैंने, इजी है ये क्वेश्चन। मैं अब फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। 38 का आपका आंसर जाएगा ए, ठीक है, यानी कि एक ही बताया गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 39 नंबर के क्वेश्चन, तो यहाँ पे व्याधि का लक्षण बताया गया। तो यहाँ पे क्या लक्षण बताया गया, तो आचार्य चरक अनुसार बोला गया है, अत्यर्थ च शीत पिंडिका वृषम भेग्यम उत्तिष्ठन्ति किस व्याधि का लक्षण है। 4 ऑप्शन है आपका, कुष्ठ, किलास, कफज ज्वर, अतिवमन के उपद्रव। क्वेश्चन देख लो। फाइनल आंसर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, मैं आंसर बताने वाला हूँ क्योंकि। तो 39 का आपका है, ये मेनली किसके लिए बोला गया है, कफज ज्वर के लिए बोला गया है। सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट वन इज 40 नंबर के क्वेश्चन में अपन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे पुनः एक जो है कौन से ज्वर का लक्षण है, यहाँ पे आपका जो ज्वर है उसका लक्षण दिया गया है चरक अनुसार, जानुने केवला नाम च संधि नाम विश्लेषणम किस ज्वर का लक्षण है। 4 ऑप्शन आपके, वातज, पित्तज, कफज, अभिघातज। अगेन क्वेश्चन देख लो। फाइनल आंसर पुटअप कर लिया आप लोग, मैच कर लो सही आंसर से। ये वातज ज्वर के लिए बोला गया। तो 40 का आपका ये हो गया। 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन में आपका यहाँ पे आपका बोला गया है, आचार्य चरक के अनुसार लोभ, अभिद्रोह और कोप से मुख्य कितने रोग उत्पन्न होता है, सॉरी मुख्य रूप से कितने रोग उत्पन्न होते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार लोभ, अभिद्रोह और कोप से मुख्य रूप से कितने रोग उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 है, 5, 1, 8, 4। 5, 1, 8, 4। इसका आंसर मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो लोभ, अभिद्रोह और कोप से मेनली आपके 8 टाइप के जो मेनली रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं, 8 प्रकार के। सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, मैच करते जा रहे हो ना, ठीक है, अपने आप से मैच करते जाना सही आंसर से, पहले अपने आप को आंसर देना, उसके बाद में मैच करते जाना। तो यहाँ पे आपका 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है, व्याधि विपरीतार्थकारी विहारोपक्रम के अंतर्गत अनेक दोषयुक्त छर्दी रोग में क्या करना चाहिए। तो व्याधि विपरीतार्थकारी विहारोपक्रम के अंतर्गत अनेक दोषयुक्त छर्दी में क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके, छर्दी निग्रहण, वमन, भ्रमण, उपरोक्त में से कोई नहीं। 42 का आंसर पुटअप कर लिया आप लोग। नाउ मैं आंसर बता रहा हूँ। तो मेनली क्या नहीं करना चाहिए, तो छर्दी रोग है तो उस कंडीशन में अपने को वमन नहीं करना चाहिए, ठीक, सॉरी क्या कराना चाहिए ये आपका देखा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है वमन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। व्याधि विपरीतार्थकारी विरोग क्रम के अंतर्गत दोषयुक्त छर्दी रोग में क्या कराना चाहिए, तो क्या कराना चाहिए, दोषयुक्त जो छर्दी रोग है उसमें।
तो यहाँ पे वमन कराना चाहिए। तो 42 का आपका हो जाएगा बी आंसर जाएगा। 43 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। ये जामनगर के मेन क्वेश्चन पेपर में आपका आया था, स्टेट वाइज जो एग्जाम हुआ था, सॉरी सेंट्रल एग्जाम जो हुआ था उसमें 43 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन बताओ ये किसका संप्राप्ति है? द्विविधा व्याधियों निज आगंतुज भेदा, यह किसका संप्राप्ति है? कौन से संप्राप्ति का प्रकार है ये? विकल्प, विधि, प्राधान्य, बल, काल। 43 का मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। तो नहीं, ये आपका जो द्विविध जो भेद बताया गया निज आगंतुज, ये मेनली आपके विधि संप्राप्ति के लिए बोला गया। 43 का बी जाएगा आंसर। 44 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बोला गया वातज उन्माद में भय दर्शन किस उपसय का उदाहरण है? वातज उन्माद में भय दर्शन किस उपसय का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है आपका, हेतु विप्रतार्थकारी, व्याधि विप्रतार्थकारी, उभय विप्रतार्थ विहार, सॉरी हेतु विप्रतार्थ विहार, व्याधि विप्रतार्थ विहार, उभय विप्रतार्थ विहार और उपरोक्त नहीं, कोई नहीं। ये 4 आपके ऑप्शन में से बताओ कौन सा है, कौन से उपसय का उदाहरण है? 44 फाइनल आंसर आप लोगों ने रख लिया, ठीक है, पुटअप कर लिया। मैं आंसर बता रहा हूँ। तो हेतु विप्रतार्थकारी जो विहार है उसका मेनली जो है ये आपका उदाहरण है वातज उन्माद में भय दर्शन। 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 45 नंबर के क्वेश्चन में आपका यहाँ पे पूछा गया है जरणांते दिवशंते धर्मांते किस दोष का प्रकोपण काल है? बताओ कौन से दोष का प्रकोपण काल है? ऑप्शन है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। 45 का आंसर आप लोग पुटअप करो। हो गया, चलो ठीक है, मैच करना। मैं आंसर बता रहा हूँ, वातज के लिए बोला गया, वातज जो दोष है उसका प्रकोपण काल है। ये आंसर जाएगा आपका 45 का ए। 46 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला गया है तो नान्य व्याधोपस्थ दारुणा बहुउपद्रवा किस व्याधि के लिए कहा गया है? 46 आप लोग देखो किसके लिए बोला गया है। 4 ऑप्शन है आपके, रक्त पित्त, तत्वाभिनिवेश, शोष, ज्वर। क्वेश्चन आंसर पुटअप कर लो क्योंकि मैं आंसर बता रहा हूँ। तो ये मेरे लिए आपका बहुउपद्रवा किसके लिए बोला गया? ज्वर के लिए बोला गया है। 46 का आपका क्या जाएगा? डी जाएगा। 47 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन में अगेन 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि प्लीहा के बढ़ जाने पर उदर रोग होता है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि उदर रोग के बढ़ जाने पर शोथ होता है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स कौन सा सही है बताओ? चलो फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि मैच कर लेना अपने आंसर से। दोनों सही है। प्लीहा के बढ़ जाने पर उदर रोग होता है, बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है कि उदर रोग के बढ़ जाने पर शोथ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 47 के बाद में 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 48 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो 48 में अगेन 2 स्टेटमेंट है। चरक अनुसार अपस्मार के 4 भेद हैं। सेकंड आपका बोला गया है चरक अनुसार अपस्मार के 5 भेद हैं। 48 का आंसर बताओ, कितने भेद हैं अपस्मार के? 4 ऑप्शन में से कौन सा है? ये ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला टाइम ही नहीं है, मतलब बहुत ईजी है ये। 4 भेद हैं, आप सबको पता है। ओके, तो 4 भेद है मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा? सी जाएगा। ओके, 48 का आपका हो गया सी। 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 49 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है आज, वो बोला गया है कि अशब्द श्रवण है। अशब्द श्रवण है। 4 ऑप्शन है, उन्माद पूर्वरूपण, अपस्मार पूर्वरूप, सॉरी उन्माद का पूर्वरूप, अपस्मार का पूर्वरूप, पांडु का लक्षण और आपका कर्णछवेण का लक्षण। बताओ, अशब्द श्रवण है। बहुत सारे बच्चे लेकिन इसमें कंफ्यूज जरूर होंगे। ठीक है, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। ये मेरे लिए किसके लिए बोला गया है? अशब्द श्रवण, तो अपस्मार के पूर्व रूप का लक्षण है।
नाउ आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का स्टेट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था वो क्वेश्चन। फिर आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका बोला गया है, भ्रुयोदास किस रोग का पूर्व रूप है? 4 ऑप्शन है आपका, अपस्मार, उन्माद, अतत्वाभिनिवेश, ज्वर। 50 का आंसर आप लोग पुटअप कर लिया? मैं आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने आंसर से। अपस्मार का पूर्व रूप है। तो कितने आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं चेक कर लो, और बाकी अभी नेक्स्ट जब होगा तो उसके साथ में एक साथ ही आप लोग जो है बताना कि 100 में टोटल कितना हो रहा है आपका सही। ओके, तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट में अपन इसके आगे देखेंगे, तो आपका जो 51 से लेकर के 100 तक का। ओके, तो फिर थैंक यू।